ओके, तो अब तुम लोग मुझे क्वेश्चन बताओगे। 48 तक हो गया था, देन 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 54, 50, 54, अच्छा। इसके बाद बताओ, पार्ट 1 में कोई डाउट हो तो। अनुष्का, पार्ट 1 में डाउट बताओ। पार्ट 2 में, पार्ट 2 में 1 से लेके 4 तक, 5 to 8। सर 8। अच्छा, फर्जी क्वेश्चन जानते हो। इसके बाद 10 तक, 13 तक, 15 तक, पूछना जरूर। सर 13। जिंदगी का दिया फर्ज तो पूछोगे नहीं। 15 तक, 20 तक, 25 तक, 30 तक, 35, 40, सर 40। 40, 40 तक, 45 तक, 42, 45 तक, सर 45। 45 के बाद 48 तक, 50, 55 तक, 55 तक, 52। कौन? सर 52, 52। इसके बाद सर 58। 58, इसके बाद 60, 62। इसके बाद सर 60 भी है। सर 68। और अभी मैं क्लास में सर। हेलो भाई, डाउट बताओ आगे। 75। सर 75, और सर 76। और यस सर 76, 80। 80, और 84, और नेक्स्ट सर 93, ग्रुप पे एक मैसेज लिखो, जो भाग गया है वो वापिस आ जाए। 96, सर 98, 96 बोले हो क्या? 90, सर 93 बोला हूँ। सर 98, उसके बाद 98, 99 फिर 99 के बाद सर 103, उसके बाद 76। और खत्म हो। बस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा, a giant refractive telescope at an observatory has an objective lens of। हम लोग जेई माइंस का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। a giant refractive telescope at observatory has objective lens of focal इतना and eyepiece इतना, use angular magnification of this telescope। okay, एंगुलर मैग्निफिकेशन। चलो बताते हैं, इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे तुम लोग के लिए चल रहा हूँ। A giant telescope observatory has objective lens of objective 1, focal length 15 objective
ये टेलीस्कोप है बड़ा सा, ये फोकल लेंथ 15 है। इफ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टेलीस्कोप? ठीक है, मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, याद है? टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन सर एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये तो है उसके लिए, नॉर्मल मैग्निफिकेशन के लिए था। ठीक है, तो एफ नॉट कितना है 15 और एफ ई मीटर है ना, और ये सेंटीमीटर में है, तो 1500, तो 1500 गुना बढ़ा करके दिखाएगा ये टेलीस्कोप। ये तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन का है। अब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला याद आ रहा है? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? याद है? हाँ, क्या था? एफ नॉट अपान एफ ई 1 प्लस इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। एफ नॉट अपान एफ ई तो 1500 है, एफ ई कितना है 1 सेंटीमीटर, और डी होता है 25 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1500। टी कितना का 1525, 15 छक्क 90 60, 1560। बस यही आंसर है। आंसर क्या दिया? 25 क्या? सर ये डी हाँ, 25 नियर है। पॉइंट का डिस्टेंस 25 नहीं होता है। कैपिटल डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, आंख से मिनिमम दूरी कितनी होती है देखने के लिए? 25 लेते हो ना? यस आंसर क्या दिया? यस सर। आंसर देखो। सर एंगुलर मैग्निफिकेशन 1500 दिया और डायमीटर ऑफ इमेज 13.7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछा है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, बस। सर वो अच्छा, बी नीचे पार्ट का वाले में आंसर पूछा, दिया ना, कोई बात डायमीटर नहीं, ऑफ द कोई बात नहीं। इमेज। इसको 1500 है ना, तो 1500 गुना बड़े करे या 1560 टाइम्स बड़ा करे, उसको एक ही बात तुम मान सकते हो, उसको तुम एक ही बात मान सकते हो। अब देखो बी पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? द डायमीटर ऑफ मून इज इतना, रेडियस ऑफ लूनर ऑब्जेक्ट इज इतना, फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। करे इस ऑब्जेक्टिव लेंस से डायमीटर कितना बनेगा? ठीक है, डायमीटर ऑफ मून इज, मून का जो डायमीटर है दैट इज 3.48 इंटू 10 का पावर 6 मीटर है। रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट 3.8 10 का पावर 8 है, मतलब रेडियस मतलब ये दूरी 3.8 इंटू 10 का पावर 8 मीटर, मतलब यहां से जो दूरी है ना, बकवास है। डायमीटर 10 का पावर 6 के ऑर्डर का है, देख रहे हो, और दूरी 10 का पावर 8 है, मतलब 100 गुना ज्यादा है बस। गुड। अब कह रहा है, अच्छा बताओ तो ये ऑब्जेक्टिव कितना फॉर्म करेगा डायमीटर? तो याद करो, ये कहा था कि एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ, इमेज का लेंथ बनता है वो फोकल प्लेन में बनता है। अब फोकल प्लेन में जो लेंथ बनता है उसकी वैल्यू होती है एफ थीटा। एफ थीटा लेंथ की, फोकल लेंथ 15 है सेंटीमीटर है, इंटू थीटा। अब ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा ये कैसे आएगा? तो इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड करके आएगा, इस लेंथ को इससे, और टेन थीटा दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ पड़ेगा टेन थीटा। और चूंकि थीटा बहुत कम आ रहा है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो,
तुम लिख सकते हो इसको करीब 3.48 10⁶ एंड डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10⁸ ये बनेगा। ये लगभग बोल क्या आ गया 0.15 सेंटीमीटर। आंसर क्या दिया? आंसर क्या दिया? 13.7 सेंटीमीटर। 13.7 ना 3 ना 13। हाँ वही से आ रहा है, 13 इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 13.7। 13.7 सेंटीमीटर। ये तो खुद ही सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर 15 मीटर होगा। क्यों? हाँ 15 मीटर होगा, गॉट इट, ओके ठीक है समझ गया। 0 पॉइंट अप्रोक्सीमेट आएगा 0.15 मीटर, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? अभी नहीं समझ? यस सर। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 के लिए मैं तुम्हें उस पर लेके चल रहा हूँ। पार्ट 2 में कह रहा है देखो, a plane mirror is moving with velocity इतना, a point object in front of the mirror move with the velocity इतना, here k is इतना toward the image velocity। ये तो इजी क्वेश्चन था। मिरर बना लो, ऐसे मिरर बना लो इसमें, और k कैप नॉर्मल के डायरेक्शन में है, k कैप नॉर्मल के डायरेक्शन में है, और इसका मतलब कि एक्स वाई प्लेन में मिरर का मोमेंट का असर नहीं पड़ने वाला। एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट इमेज होगा, ऑब्जेक्ट के पैरेलल भागेगा, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज भागेगा। एक्स वाई प्लेन वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो देखो एन ऑब्जेक्ट इज मूव विद वेलोसिटी, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये तो यही रहना चाहिए। तुम चार ऑप्शन में देख लो ना, ये वाली वैल्यू इन चारों में बी पार्ट दिख रहा है, तो बी पार्ट ही आंसर। अभी 11 क्यों आ रहा है? देखो ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है 5 से, तो इमेज भागेगा -5 से की में। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है 5 से तो भागेगा -5 से। और मिरर का मूवमेंट एक्स में क्या है 8 है, तो मिरर अगर जेड डायरेक्शन में 8 से भागेगा तो उसका इमेज डबल से भागता है ना, तो 8 का डबल 16 आ गया 11, तो सीधा 11। बात समझ में आया? याद आ रहा क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया था? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि a concave mirror is placed on the horizontal table with its axis directly vertically upward। A concave mirror is placed horizontal table, concave, let O be the pole of the mirror, ये पोल है, and C is the center of curvature, और ये F फोकस होगा। An object is placed at C, एक ऑब्जेक्ट C पे है, it has a real image also located at C, if the mirror is now filled with water the image will be। देखो ठीक है, तो C पे ऑब्जेक्ट होता तो इमेज उसी पे तो बनता है। अब यहाँ पे तुमने एक इसमें पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो रेज जाएगी वो टक्कर इस रिफ्रैक्ट होगी ना, रिफ्रैक्ट होकर ऐसे पड़ेगी, बेंड होगी ना इसकी तरफ, ऐसे जाएगी तो बेंड होगी। जब ऐसे बेंड होगी तो इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा ऐसे। इसका मतलब वो ये हो गया कि इस मिरर के लिए तो मुझे बताओ, अगर ये इसका इमेज इस वाले में ये बन रहा है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा तो मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है सी और एफ के बीच में बनता है, याद करो।
कहा गया था ना, अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच में। मतलब इस सरफेस का जो इमेज बनेगा, इस सरफेस का जो इमेज बनेगा, इस सरफेस का इमेज, कर्व सरफेस का इमेज, वो सी और एफ के बीच बनेगा। मतलब बनेगा इधर कहीं बनेगा, इधर बन गया। लेकिन वो फिर वापिस इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा ना, इस सरफेस से, तो इससे रिफ्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, और पास में आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो रेज ऐसे पड़ेगी ना, ऐसे पड़ेगी रेज, ऐसे पड़ेगी, और ऊपर रेरर है ना, तो नॉर्मल से दूर हटेगी रेज, तो दूर जब हटेगी तो और ऐसे पड़ जाएगा, और ऐसे पड़ जाएगा। इसका मतलब जो इमेज होना चाहिए, कंफर्म है कि सी के नीचे ही रहेगा, सी के नीचे ही रहेगा। अब रियल एंड विल रिमेन सी गलत कह रहा है, रियल एंड लोकेटेड बिटवीन सी इन्फिनिटी गलत कह रहा है, वर्चुअल एंड लोकेटेड एट अ पॉइंट सी एन गलत कह रहा है। रियल होगा, ये रियल होगा, डी पार्ट इज आंसर। क्यों? देखो ना, रिफ्लेक्टेड रेस यहीं पे तो है, और इमेज यहीं तो बन रहा है, और इमेज सी और ओ के बीच में, सी और ओ के बीच में, तो यहाँ पे बस समझ में आया मैंने कैसे बनाया है? मैंने इस तरीके से दिखाया था, एक व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने दिखाया है कि ये ऐसे है, अगर ये सी पे है रखे हो तो रेज इस पे नॉर्मली पड़ेगी, नॉर्मली पड़नी चाहिए ऐसे, तभी तो बन रहा है। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे पानी डाल दिया, जब पानी डालोगे तो ये जो रेज ऐसे जा रही थी वो नॉर्मल तरफ झुकेगी, ऐसे जब झुकेगी रेज, तो फिर इमेज कहाँ आएगा, यहाँ बनेगा। तो ये वाला इमेज इस सरफेस के लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये सी और इन्फिनिटी के बीच में है ना, तो इमेज कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच में। इसका इमेज इस कर्व मिरर में यहाँ कहीं बनेगा, मान लिया यहाँ बन गया। अब ये वाला क्या काम करेगा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ से जो रेज आ रही होगी टक्कर मार के, वो ऐसे आती हुई मालूम पड़ेगी, ऐसे आती हुई मालूम पड़ेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद रिफ्लेक्ट होगा ना, रिफ्रैक्ट होगा, तो ये रेरर है ना, रेरर, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो दूर जाएगी तो ऐसे जाएगी ना, इस तरीके से जाएगी, ऐसे इमेज बन गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ का रिफ्लेक्शन से ये बना था, और यहाँ के रिफ्लेक्शन से ये बना, और यहाँ के रिफ्रैक्शन से ये बना, दिस इज द फाइनल इमेज। तो इमेज कहाँ बना, सी और ओ के बीच बना, और रियल बना। क्यों? क्योंकि जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज है, इमेज बेसिकली वहीं पे है। बात समझ में आई? अरे समझ में आया कि दोबारा बताऊं? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर, अनुष्का लाइट आया कि नहीं आया? देखो क्लास में नहीं हो तो। ये कह रहा है द रे ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट ऑन द पैरेलल ग्लास स्लैब एट अ पॉइंट ए। यहाँ पे एक लाइट रे जैसी इंसिडेंट हो रही है। कह रहा है कि अगर ईच रिफ्लेक्शन इतना परसेंट इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, 25% of incident energy is reflected. The ray AB and B dash undergo the interference, the ratio of their intensity. अब इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है, अच्छा AB और AB डैश की इंटेंसिटी पूछ रहा है, इसकी इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो ये इंटेंसिटी इसका मान लो I नॉट है, कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, 25% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। तो 25% रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एनर्जी कितनी बच गई, आई नॉट अपॉन 4। अब कितनी एनर्जी अंदर गई भाई, आई नॉट अपॉन 4 चला गया, तो ये जो इधर एनर्जी गई दैट इज 3 आई नॉट अपॉन 4 गया ना, नीचे को ट्रांसमिट हुई। फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो इसका 1 अपॉन 4 रिफ्लेक्ट होगा, तो कितना रिफ्लेक्ट होकर आ गया, आई नॉट अपॉन 16 बन गया। लेकिन ये जब यहां से आएगा, तो जब यहां से रिफ्रैक्ट होगा, तो इसका 1 अपॉन 4 रिफ्लेक्ट होगा, और 3 अपॉन 4 बाहर निकलेगा ना, तो ए डैश बी डैश की एनर्जी रहेगी 3 आई नॉट अपॉन 16 इंटू 3 अपॉन 4, ये बन जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का रेशियो बताओ, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आई नॉट अपॉन 4 तो कट जाएगा, ये आएगा 16 अपॉन 9, जो कि इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है।
आंसर इज 16/9. दिस इज आंसर. ठीक है. ओके, तो अब भी मैं मीटिंग एंड करता हूँ तुरंत. ये आंसर कब आता है? ये आंसर तब आता जब कहता है कि ये दोनों यहाँ पे इंटरफियर करेंगी, तो मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी का रेशियो बताइए, तब तुम निकाल लेते. तब ये आ जाता 40:9. कैसे? I1 16, I2 9 के रेशियो में जा रहा है, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम होता है, तो √14 और √9 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि द एक्स वाई जेड प्लेन इतना इतना, आर ए की वैल्यू इतना है, आर बी इतना है, द यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई डायरेक्शन, देन बताइए क्या होगा. एक इजी क्वेश्चन है. देखो इस तरीके से है. आर ए यूनिट वेक्टर एक मीडियम का है, तो इसको ऐसे दिखा दो. अच्छा, एक्स वाला क्या लेंथ होगा? ए, और वाई वाला लेंथ क्या होगा? बी. और जब ये रेंज इधर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, तो ये जो वेक्टर है, एक्स वाला लेंथ अल्फा हो गया, ये वाला लेंथ अल्फा हो गया, और ये वाला लेंथ बीटा हो गया. तो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज साइन आई. यहां से साइन आई निकाल लो, तो साइन आई क्या लिखोगे? साइन आई तुम लिखोगे ए अपान साइन आई बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड साइन आर क्या होगा? ये आर है ना, तो दिस लेंथ अपान हाइपोटेनस, तो ये लेंथ क्या होगा? बी के बराबर होगा, और हाइपोटेनस 1 के बराबर है. वो यूनिट वेक्टर लिख रहा है, देखो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर लिख रहा है, तो इसलिए हाइपोटेनस 1 हो जाएगा. अब लगा दो स्नेसला, साइन आई अपान साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपान μ1, तो दिस इज इक्वल टू μ2 अपान μ1. इसको इधर भेजो, तो a μ1 इज इक्वल टू μ2 b हो जाएगा. दिस इज आंसर. बात समझ में आई? ये नहीं है, ये अल्फा होगा, ये अल्फा है ना, तो आर क्या बनेगा? साइन आर बनेगा, ये बीटा बनेगा, दिस इज बीटा, तो बी बेसिकली बीटा है, तो μ2 बीटा इक्वल्स टू μ1 ए. ये कहीं होगा? कहीं नहीं है. ऐसा क्यों नहीं होगा? ये अल्फा है, गलत हो गया. अनुष्का होमवर्क किया? साइन आर. अनुष्का होमवर्क किया है. दिस लेंथ अपान दिस लेंथ, तो ये लेंथ अल्फा होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. लिखोगे तुम इसको अल्फा अपान 1. अब इसको डिवाइड कर दो साइन आई अपान साइन आर से, तो बनेगा ए अपान अल्फा इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू इसका प्रोडक्ट अपान इसका μ2 अपान μ1, तो बन गया μ1 ए बराबर μ2 अल्फा. ऑप्शन ए पढ़. इसके बाद 42 के बाद 45 में क्या रहा है? सर ये 1 क्या कह रहा है? सर हाइपोटेनस 1 कैसे हुआ था? लिखा यूनिट वेक्टर, ये भी लिखा यूनिट वेक्टर. देखो आर ए यूनिट वेक्टर है, आर बी यूनिट वेक्टर है. यस सर. इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे. एन आइसोसेल्स प्रिज्म ऑफ एंगल 120 हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स two parallel monochromatic enter the prism, इतना emerging from the opposite face are parallel to each other. ये क्या क्या होगा? ठीक है, इसको क्या करोगे तुम? इसको ऐसी एक लाइन बना दो. ये दो प्रिज्म बन गया बेसिकली. ये वाला एंगल 60, अगर इसको आगे कर बढ़ाओगे ना, इसको आगे कर बढ़ाओगे, तो इस आधा प्रिज्म को ऐसे बना लो, एक रे जैसे दिखा दो. ये नॉर्मल है, तो मुझे बताओ अगर ये वाला 120 है तो ऊपर का एंगल 60 होगा, 60, तो ये एंगल 60 हो गया, तो ये क्या बनेगा? 30. ये 30, तो ये भी 60 बनेगा, तो ये क्या बनेगा? 30. तो दिस एंगल इज 30. अब रेस को बाहर निकाल दो, तो दिस एंगल इज आर. लगा दो सरेसला, तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू 1/√2. साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू इसका रिफ्लेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से 1/2 बनेगा, दैट इज 1/2. इससे साइन आर की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेजोगे तो 1/√2 बनेगा, आर की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी. तो दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके,
मतलब ये जो रेज होगी वो ऐसे निकलेगी, इस नॉर्मल से 45, वैसे ये भी रेज ऐसे निकलेगी, तो इंटरसेक्ट तो जरूर करेंगे। आर पैरेलल गलत कह रहा है, आर डाइवर्जिंग गलत कह रहा है। मेक एंगल 30 विद ईच अदर, मेक 60 करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल निकाल लो, अभी समझ में आ जाएगा। आर कितना है 45, तो अगर ये 45 डिग्री है और ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा तुम्हारा 45, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45, ये एंगल 45 बनेगा, ये एंगल 45 बनेगा। और ये कितना है, ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। तो देखो ये 60 डिग्री है और ये 45 है, तो ये कितना बनेगा 15 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। तो ये कितना 45, तो ये 15 बनेगा, तभी तो जोड़ोगे तो 60 आएगा, तो ये 15 डिग्री है, मतलब ये 15 डिग्री है। अगर ये 15 होगा तो नीचे का भी 15 होगा, तो टोटल एंगल क्या होगा 30 डिग्री। आंसर इज सी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्मा ऑफ एपेक्स एंगल 90 फॉर विच द लाइट मेड ट्रांसमिटेड इज। maximum refractive index of material of a prism of apex angle 90 for which the light may underline word है, light may transmit may। तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि अगर a की वैल्यू अगर थीटा सी से कम है, कुछ लिखवाया था ऐसा, थीटा सी से कम है तो पूरी पूरी रेंज रिफ्रैक्ट होगी कि रिफ्लेक्ट होगी, बताया था। नो सर, सर वो एपेक्स एंगल बहुत स्मॉल होता है तो डेविएशन लिखवाया था a इंटू न्यू माइनस। देखो इसमें एक फार्मूला होता है जो तुम्हें ध्यान रखना है। देखो ये होता है, मुझे खुद याद नहीं है बट फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है। देखो ये होता है कि अगर ए की वैल्यू एपेक्स एंगल अगर थीटा सी से कम है तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और अगर एपेक्स एंगल की वैल्यू 2 थीटा सी से ज्यादा है तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। और ए की वैल्यू अगर इसके बीच में है तो दोनों होगा। एपेक्स एंगल की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से कम है प्रिज्म के तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, और अगर 2 थीटा सी से ज्यादा है तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। और अगर बीच में है, इसके बीच में तो दोनों होता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। उन्होंने कहा मे अकर, मे ट्रांसमिटेड, मे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ट्रांसमिट मतलब बाहर गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो मे ट्रांसमिट का मतलब वो किस रीजन में जाना चाहिए, वो इस रीजन में जाएगा। लाइट मे ट्रांसमिटेड द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अच्छा थीटा सी बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा सी बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी ना। अब सिर्फ हमें रिफ्रैक्शन चाहिए, तो एक रेज को सिर्फ रिफ्रैक्ट करवाना है, में रिफ्रैक्ट करवाना है, मतलब एपेक्स एंगल जो होना चाहिए में रिफ्रैक्शन, ये थीटा से कम तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। इसको तुम अलग से लिख सकते हो इस कंडीशन को, अगर ए इज लेस देन थीटा सी तो सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा, 2 थीटा सी से ज्यादा है तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसी कंडीशन का हल करेंगे, इसी कंडीशन का। तो देखो एपेक्स एंगल 90 है ना, एपेक्स एंगल 90 है,
और इसमें मे चलेगा, मे मतलब एक रेज रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, मे चलेगा, इसमें मे आ सकता है, क्योंकि हो तो सकता ही है ना। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, एपेक्स एंगल 90 है, एपेक्स एंगल 90, ए की वैल्यू 90 है। और एक और बात, थीटा सी जितना ज्यादा होगा म्यू की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगा, इतनी ज्यादा होगा। तो एपेक्स एंगल 90 से प्लेस करो तो 90 ग्रेटर देन 2 थीटा सी एंड ग्रेटर देन थीटा सी, तो थीटा सी 90 से कम नहीं, उल्टा होता है। अगर थीटा सी इंक्रीज करता है तो रिफ्लेक्टमेंट घटता है, फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। जितना थीटा सी बढ़ाओगे म्यू उतना कम होगा, तो म्यू मैक्सिमम कब आएगा, थीटा सी कम से कम होगा, जब थीटा सी कम से कम होगा, थीटा सी कम से कम होगा। अच्छा ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका 2 थीटा सी अगर 90 से ज्यादा है, सिर्फ इतना सोचना, 2 थीटा सी एक प्रिज्म है जिसका 2 थीटा सी अगर 90 से ज्यादा है, मतलब थीटा सी जो है वो 45 से ज्यादा है, तो उससे रिफ्रैक्शन हो सकता है, हो सकता है, मी है ना, रिफ्रैक्शन हो सकता है। अब 45 से ज्यादा का मतलब जो म्यू होना चाहिए वो √2 से कम होना चाहिए। भाई देखो, जब थीटा सी बढ़ाओगे तो म्यू घटेगा, तो अगर थीटा सी 45 से ज्यादा है मतलब म्यू √2 से कम होना चाहिए। अच्छा म्यू इससे कम होना चाहिए, और अगर तुम इसका एक बात बताओ, थीटा सी 45 से और थीटा सी अगर तुम 90 अटेंड कर लोगे ना तो म्यू कम हो जाएगा। देखो थीटा सी 90 लोगे तो 1 हो जाएगा, तो म्यू 1 आ जाएगा ना। मतलब ये है, अब सुनो मैं बता क्या रहा हूं, कि अगर थीटा सी की वैल्यू 45 से ज्यादा है तो म्यू की वैल्यू √2 से कम होना चाहिए। मतलब अगर एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से कम है और उसका अपेक्स एंगल 90 है, 90 है, तो उसमें ये वो इस रीजन में आ सकता है, इस रीजन में आ सकता है, इस रीजन में। और इस रीजन का मतलब है कि रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा। एक बार इसको ना तुम उस वीडियो में देख लेना, इस थ्योरी को समझ में आ जाएगा। 28 मिनट की थ्योरी है सिर्फ एक क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कह रहा है एयर बबल इनसाइड द वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एयर बबल शुड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स रियल इमेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बबल। तो एक एयर बबल है ऐसे 4/3 है, what distance from the air bubble should a point object be placed so that its real image at the same distance from the bubble। तो इस तरीके से एक रे जैसे पड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी यहाँ से, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। तो अगर ये दूरी u है तो क्वेश्चन में करे ये भी क्या होना चाहिए, u होना चाहिए, तभी जाके तुम कह पाओगे कि जितना रियल इमेज इधर ही बनेगा ना, रियल इमेज इधर बनेगा नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इसका इधर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है, पता करना पड़ेगा क्या, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो यहां लगा दो रिफ्रैक्शन फार्मूला, और इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, फिर रिफ्रैक्शन फार्मूला यहां लगा दो, सॉल्व करोगे यू की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैं लिखता हूँ इस पे, μ2/b, जस्ट आगे वाला म्यू कितना, 4 एयर है ना, एयर है तो 1, ये एयर है ये मीडियम है, लिखोगे 1/μ2/v1 माइनस μ1 कितना है 4/3, और u कितना है माइनस u है, इक्वल्स टू 1 माइनस μ2/μ1 अपान r, μ2/μ1 माइनस μ1 अपान r, और r इधर है इसलिए प्लस लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। इक्वेशन 2 लिखो, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला तुम यहां लिखोगे ना, तो यहां से तुम्हें v1 निकालना पड़ेगा, v1 की वैल्यू, इसको इधर भेजेंगे तो v1 u के टर्म में आएगा। बट कोई सुनो,
सर इसमें जो यू लेंगे एज्यूम करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होगा ना, मतलब नहीं, साइन मैग्नीट्यूड अपने लोगे आप ना से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं तो होगा। सर लास्ट वाले साइड भी क्या इमेज की साइड भी वही होगा, बोलो? तो इमेज की साइड भी फिर वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे अब इसके लिए जो V1 है ना, सेकंड ये इक्वेशन के V1 लिए मान लो, मैं कि इनको V1 मैग। जो आया है वो डिफॉल्ट केस में पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव। तो V1 को तुम यहाँ से इधर मान लो, ऐसे V1, लेट दिस इज V1, V1 यहाँ पे है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। देखो मैं इक्वेशन लिख ही दे रहा हूँ उस पे व्हाइट बोर्ड पे। देखो ऐसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये दूरी U है, ये इमेज यहाँ बन रहा है, ये करे जैसे तुमने दिखाया, फिर इसका इमेज तुम ऐसे यहाँ बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और इमेज यहाँ बनेगा। अब लगाओ, और ये दूरी तुम्हारा V1 है, V1 है, तो यहाँ पर लगाओगे म्यू2, आगे वाला एयर है ना, इधर 4/3 है, इधर भी 4/3 है, आगे वाला म्यू1 क्या लिखोगे, 1 म्यू2 अपान V, ये दूरी पॉजिटिव, माइनस म्यू1 4/3 डिवाइड बाई U, ये दूरी इधर है, माइनस U इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है तो प्लस, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पे लगाओ रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, म्यू2 आगे वाला दैट इज 4/3 अपान ये दूरी U है ना, और इधर है इसलिए प्लस, U प्लस इसलिए म्यू2 अपान V माइनस म्यू1, इसकी इधर वाला म्यू1 क्या है, एयर है, अपान U, ये दूरी कहलाएगी U। अब ये U कैसे आएगा, ये दूरी 2R है, उसमें से V1 घटा दो तो ये दूरी बन गया, माइनस साइन लिख लो, दिस इज 2R माइनस V1 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपान इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है तो माइनस R। क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम्हें दो इक्वेशन, दो अननोन दिखाई दे रहा है, एक V1 अननोन है, एक U अननोन है। यहां से V1 निकालो, या एक काम करो, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, U से U कट जाएगा, V1 सॉल्व होकर R के टर्म में जाएगा, V1 उठा के यहाँ रख देना, तुम्हें U की वैल्यू सॉल्व होकर मिल जाएगी कि आंसर कितना होगा। बात समझ में आया? डिफॉल्ट केस में पॉजिटिव माना जाता है, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगा, तो मैंने V1 को पॉजिटिव मान लिया। अरे समझ में आया? कोई इसको ना Yes, इधर sir. मानता ना तभी कोई इशू नहीं था, तब तुम V1 में से क्या घटाते, 2R घटाते, लेकिन तब प्लस लिखते, जब इस एंड को तुम इधर मानते तो यहाँ के तुम प्लस लिखते, तो किसे घटाते, V1 में से 2R। देखो यही तो यहाँ लिखे हो, ये माइनस में भेज दो तो V1 माइनस 2R ही तो बन गया। ये इशू नहीं है कि इसको तुम अंदर मान लो कि बाहर मान लो, वो मैथमेटिक्स एडजस्ट करके आंसर देता रहेगा। इसके बाद एक बार फिर फिफ्टी एट के बाद क्वेश्चन नंबर 60 तो लग रहा है कि डिस्कस मैंने किया है। ये कह रहा है कि बीम है इस तरीके से, कह रहा है डायमीटर ऑफ द बीम एट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर की बेस से बताइए। तो क्या करोगे ना, इसी को तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, या व्हाइट बोर्ड पे मैं लेके जा रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 60। ये डायमीटर डी के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। कह रहा है कि यहां पे जो बीम होगी उसका डायमीटर बताइए, डायमीटर ऑफ द बीम एट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यहां से रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो कैसे जाएगी,
कह रहा है ये वाला डायमीटर बताइए, ये डायमीटर कितना होगा। तो यहाँ पे लगा दो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, μ2 आगे वाला क्या रहेगा, दैट इज 3/2 μ2 अपन v माइनस μ1 ऊपर वाला दैट इज 1 u इनफाइनाइट क्योंकि रेस पैरेलल आ रही है, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, इस सर्फेस का रेडियस नीचे को रहा माइनस r, यहाँ से बनेगा 3/2 v बराबर 2 1 कम 2, तो बनेगा 1 माइनस 2r, इससे भी इक्वल हो जाएगी 3r, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो कन्वर्स होगा ना, ये कन्वर्स होगा, ये जो बीम कन्वर्स हो रहा होता यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर जाएगा, लेकिन ये डॉट आगे बढ़ा दो, ये बना, इसको अगर आगे बढ़ा देते हो तो ये जो बीम है वो सीधा वाला ऐसे जाएगा, ऐसे। वो अलग बात है कि यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसे मिल जाएगा, यहाँ इमेज बनेगा, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्शन है वो तो यहाँ पे जाएगा ना, क्योंकि इस सरफेस का इमेज ये वाला है। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये दूरी 3r के बराबर है, -3r, मतलब ये दूरी 3r है और ये दूरी r है। तो क्वेश्चन में ये वाला डायमीटर पूछा, ये डायमीटर बताइए, ये वाला। तो देखो ये बड़ा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, और इसको मैं हटा दूं यहाँ से, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये बेकार में, आफ्टर रिफ्रैक्शन तो बेकार है। कह रहा है ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है? तो ये लेंथ क्या है, d डिवाइड बाई ये लेंथ निकालना है, दैट इज d1। ये यहाँ से लेके हाथ तक की दूरी क्या है, 3r है, एंड डिवाइड बाई ये दूरी कितनी होगी। अच्छा देखो ये r होता है, ये 3r है, तो बनेगा 2r, इससे d1 की वैल्यू हो जाएगी 2/3d, एंड दिस इज आंसर, जो कि दिख रहा है तुम्हें डी पार्ट में। डाउट हुआ तो बताना जरूर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। सर ये एक बार फिर से बताइए, क्या कैसे कैसे लिए ये लास्ट वाला पार्ट। सर जब v निकालने के बाद बता रहा फिर हूँ, इस आपने सरफेस का कैसे जो लिया। इमेज होगा वो यहाँ बनेगा ना, बताओ। इसका मतलब वो जो सीधी लाइन यस होगी, सर। सीधी लाइन, वो रुको इनको हटा ही दो ताकि तुम्हें डायग्राम अच्छा दिख जाए। ठीक है, इस सरफेस का जो इमेज बना वो यहाँ बना, इसका भी इमेज यहाँ बना, ये दूरी 3r है ना, डाउट है होगा। यस सर 3r। अच्छा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यस ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है, बड़ा वाला और छोटा वाला सिमिलर है। बताओ। सर ये स्ट्रेट लाइन कोई जो बात आ नहीं, रही है तो रिफ्रैक्ट तो कैसे रिफ्लेक्ट जाएगी होगी। ना, कैसे आएगी, कोई बात नहीं, मैं तो इसकी बात यस कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर है, इसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यस इसको आगे बढ़ाऊंगा, सीधे आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, इसको मैं सीधे आगे बढ़ाना चाहूंगा, सीधे बढ़ा दिया तो नहीं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, क्या नुकसान है, सही है। यस सर ठीक। सर मतलब रियल इमेज ये वही बन रही है ना जो फाइनल ब्लैक इमेज ये है, का इंटरसेक्शन है। बट उन्होंने ये डायमीटर पूछा है, ये डायमीटर पूछा है, ये यस डायमीटर, समझ रहे हो। तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, यस सर। फिर ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, हाँ यस तो लगा दिया प्रॉपर्टी, दिस इज d यस सर डिवाइड बाय सिमिलर। d1 एंड दिस इज 3r डिवाइड बाय 2r, आ गया, क्या कर पड़ा। अच्छा इस सरफेस का इमेज कौन है बताओ, ये है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, यस सर। होगा ना, सर ये तो होगा ठीक। ये भी स्ट्रेट लाइन पे होगा। यस सर। तो क्या तुमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिख रहा है, आगे समझ। यस सर समझ गया। 62 कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑन ए स्क्रीन, ऑन मूविंग द लेंस टुवर्ड द स्क्रीन
without changing the position of object and screen. 9 centimeter long image is formed again on the screen. The object of the size of object. तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड वाले में बताया था तुम्हें कि इमेज का जो लेंथ होता है दैट इज रूट आई रूट आई ऑब्जेक्ट का बताया था. हेलो, अरे ये फॉर्मूला याद आ रहा है? Displacement method for find the focal length of convex lens. बताओ यार. देखो क्वेश्चन दिया गया, एक का लेंथ कितना है 16 और एक का है 9, तो यहाँ पर रख दो रूट 16 एंड 9, तो वैल्यू इज 12 सेंटीमीटर. आंसर इज 12 सेंटीमीटर. अब देखो मैं अभी तुरंत बता देता हूँ. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 के बाद हम बढ़ते हैं 68 पर. 68 में कह रहा है कि hollow double convex lens is made of very thin transparent material. It can be filled with the air on either two liquid L1 L2 refractive index N1 N2 respectively. The lens will diverge a parallel beam of light if it is filled with a hollow double concave lens made of very thin transparent material. It can be filled with the air either of the two liquid L1 L2. N2 N1 से ज्यादा है, बाहर एयर है. The lens will parallel beam of light it is filled with diverge करेगी. डाइवर्स का मतलब ऐसे कर देगा बाहर. तो पता है, बताता हूं तुम्हें. ये अगर हॉलो है ना, बीच में अगर हॉलो हो गया ना हॉलो, तो फिर ये बेकार है कि लेंस किस मटेरियल से बना इसका कोई मतलब नहीं. हॉलो है तो कोई मतलब नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता. तो इसके अंदर जो चीज भरी जाती है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हॉलो हो गया तो एकदम थिन हो गया. थिन हो गया तो ये कोई रिफ्रैक्शन नहीं देगा. या इस अगले सरफेस होगा जो पीछे पे देगा ना, वो बीच की दूरी इतनी कम है ना, थिन इतनी कम है कि वो ये रेज यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद बेंडे नहीं होगी. अगर ये पैरेलल आ रही है ना पैरेलल, तो अगर ये भी एयर है ये भी एयर है, मतलब ये भी एयर है ये भी एयर ये भी एयर है, तो ये रेज सीधे निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी. अगर ये थिन है तब तो डाइवर्स होगी नहीं ना. अच्छा, डाइवर्जिंग बिहेवियर कब होता है? तो मैं याद होगा कि मैं कहा था कि एक लेंस को ज्यादा डेंसर मीडियम में डाल दोगे तो बिहेवियर उल्टा हो जाता है. याद आ रहा है? याद आ रहा है? ज्यादा डेंसर मीडियम बिहेवियर उल्टा होता है. अरे आदित्य याद आ रहा है? ज्यादा डेंसर मीडियम बिहेवियर Yes, उल्टा sir. हो जाता है. इसका मतलब ये है कि इसका जो इस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो बाहर से कम होना चाहिए. hollow concave made of very thin transparent material. It can be filled with air either इतना इतना इतना. Lens will diverge parallel light if filled with air in placed in air. बेकार है. एयर ही भरो और एयर में रखोगे तो डाइवर्जन एकदम सीधे निकल जाएगी. कुछ नहीं, ये कुछ नहीं. सिंपल लगेगा कि पैरेलल स्लैब है. एयर एंड इमर्ज इन L1. हाँ, अंदर एयर भर दो और L1 में रख दो. तो L1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, N1 N2 तो 1 से ज्यादा है. बी पार्ट होल्ड करेगा. अंदर एयर भर दिया और L1 की मीडियम में डाल दिया, तो हाई मीडियम में डाल दिया ना, तो बिहेवियर उल्टा हो गया. बी पार्ट आंसर. सी पार्ट करा L1 इमर्ज इन L2. L2 में अगर L1 इसमें रखो और कहां रख दो इमर्ज इन L2, L2 का ज्यादा है ना, तो बाहर तो जैसे डाइवर्जिंग इसमें भी आएगी. डी पार्ट L2 इमर्ज इन L1 ना, गड़बड़ हो जाएगा. आंसर इज बी एंड सी. आंसर क्या दिया इसका देखो तो. इसका आंसर चेक करो. हमने डी दिया है, कॉन्वेक्स केव बना डाल दिया ना, दिया. गड़बड़ी हो गया है. ये कॉनकेव है. देखो दिस इज द कॉनकेव. कॉनकेव है. ठीक है, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि अगर कॉनकेव बिहेवियर उल्टा करना है तो आउटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डी हो गया.
रेरर होना चाहिए, नहीं डेंसर होना चाहिए। तो अब इसका बिहेवियर कैसे बनाना है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग तो भाई है। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है। और कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग बिहेवियर ही देता है। तो ये अपना बिहेवियर सही तरीका वाला दे, सही वाला दे, जैसा देता है वैसा ही दे। ये तभी संभव है जब इस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हो। तो L2 इन L1, देखो L2 इसमें हो और L1 में इमर्ज हो जाए, अब बाहर L1 हो जाए। अब देखो बिहेवियर बदल जाएगा, बदलेगा नहीं, बिहेवियर सेम रहेगा, डाइवर्जिंग सा बिहेवियर देगा। बात समझ में आ रही है ना? हेलो, इसके बाद Yes, 68 के बाद सर 70 में एक चीज पूछनी थी, जो F1 और F2 दिया है वो मैग्नीट्यूड है कि मतलब उसको साइन यहाँ के पे साथ फिलहाल लेना मैग्नीट्यूड होता दिया है? हुआ है, का मैग्नीट्यूड है, F1 और F2। ठीक है। इसके बाद यस सर, ठीक। 75 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ D1 D2 फॉर फाइनल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइनल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाए, तब D1 40 D2 15 क्या क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो इमेज बनेगा इसका इमेज निकाल लो 1/v के फॉर्मूले से। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10। इसका फोकल लेंथ 10 है ना, 10 और 10 पे ही तो है, तो रेस पैरेलल हो जाएगी, ऐसे रेस पैरेलल हो जाएगी। अब ये रेस पैरेलल जाएगी तो इसके कहाँ जाएगी? इसके फोकस में जाएगी। इसका फोकस 20 सेंटीमीटर इधर होगा, तो 20 सेंटीमीटर इधर हो जाए, फिर ये इसके फोकस पे आए, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब ताकि ये रेज ऐसे पैरेलल जाएगी ना। और ये तो जाना चाहिए यहाँ से, ये तो दूरी होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। समझ सकते हो कैसे मैं बोल रहा हूँ भाई? इसके फोकस मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 होना चाहिए, और ये रे जब आए तो इसके फोकस की तरफ आए, फोकस की तरफ, तभी तो पैरेलल होगी ना। अब पूछा है D2 बताओ, D2 तो D2 क्या होगा? ये 20 ये 5, D2 आ गया 15, तो D2 15 होना चाहिए। देखो D2 15 होना चाहिए। अब अगली चीज है, आज था ये मोबाइल ले जाओ, हाँ अब D1 पूछ रहा है, D1 कितना होना चाहिए? या D1 की किसी भी वैल्यू के लिए होगा भाई, पैरेलल है तो चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? तो D2 15 होना चाहिए, ये तो सारे के लिए आंसर सही है। यस सर, वही सी दिया था आंसर। यस सबके सर, लिए। यही कंफ्यूजन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, इसमें कह रहा है कि an object O is kept in front of the converging lens of focal length 30 cm, behind which there is a plane mirror 15 cm from the lens as shown in the figure. The final image is formed at 60 cm from the lens toward the right of it. तो क्या करो, इसमें इमेज निकाल लो, फिर इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे? लगा के देखो इसके ऊपर, ये 15 पे है ना, ये 30 है, लिखोगे 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/30। तो इससे 1/v1 क्या आएगा? 1/30 माइनस 1/15। तो ये कितना आएगा बता सकते हो? v1 की वैल्यू ये आना चाहिए -30 आएगा। देखो -30, तो इसमें जो इमेज बनेगा वो 30 सेंटीमीटर इधर बनेगा, और वो इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। तो 15 ये और 30 ये 45, तो इधर अगर इसका इमेज है तो इसमें इमेज इधर बनेगा, तो 45 सेंटीमीटर इधर बनेगा। और ये वाला जो इमेज होगा वो इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। तो इस पे फॉर्मूला लगा दो, इस पे फॉर्मूला लगा दो, तो ये रेज ऐसे आएगी। तो यहां पर लगाओगे फाइनल इमेज 1/v माइनस 1/u, u लिखेंगे कितना? ये 45 है और ये 15 है, तो यहां से कितना हो गया? 60। और चूंकि दाहिने साइड में इसलिए प्लस,
इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, जब रेस इधर से आती है तो इसका सेकेंड फोकस लेफ्ट साइड में होता है, जब रेस इधर से आएगी तो सेकेंड फोकस इधर, तो -30 लिखोगे। सिंप्लीफाई कर दो तो 1/v बराबर बनेगा 1/60 - 1/30। इससे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इससे v की वैल्यू क्या आ गई 60 -60 आएगा। -60 का मतलब इससे जो इमेज बनना चाहिए 60 इधर बनना चाहिए इधर। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड द राइट ऑफ इट, ना राइट में नहीं लेफ्ट में होना चाहिए। द फाइनल इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ इट, गलत कह रहा है। अब फाइनल इमेज इज रियल, द सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। भाई इमेज इधर ही बन रहा है ना, और ये रेज भी है, ये रेज भी इधर ही और इमेज भी इधर ही बन रहा है, तो फाइनल इमेज रियल कह रहा है। इसके बाद 80 कह रहा है ऑप्टिकल पावर ऑफ सिस्टम इज, कह रहा है द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर इतना इन स्पेस लेफ्ट टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा ये वाला स्पेस लेफ्ट, हाँ सर सर पिछले वाले में आपने जो इमेज निकाली थी, फर्स्ट V1 निकाली थी, वो माइनस साइड ही ये आई ना, थी, तो फिर मिरर फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा हाँ तो ये 30 सेंटीमीटर है ना, मिरर के लिए। 30 सेंटीमीटर इधर आ रहा है तो ये 15 है, इधर 45 होगा ना। हाँ हाँ सर, तो फिर जो वो दूसरी इमेज बनी है वो नहीं, फिर लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह हाँ है, तभी आंसर आया है ना। ये तो सर बता ये रहा हूँ, देखो कैसे कहा कितनी था, एक बार, बार फिर चलाओ, मतलब रफ हो ऐसे जाएगा। कैसे किया है, मतलब नहीं समझ में आ कहा रहा। था आंख बंद करके नहीं चलाओ, देखो समझ में आएगा। ये कैसे चला दो, फिर ऐसे चलाओ, फिर ऐसे चलाओ। अब कितने बार रिफ्रैक्शन लगेगा, रिफ्लेक्शन कितने बार, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, वो इसके लिए इमेज, और फिर एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे। तो देखो 2 बार रिफ्रैक्शन लगाया है, एक बार यहाँ लगाया है, एक बार यहाँ लगाया है, और एक बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ का लगाया है 45 वाला। बात समझ में आ रहा है। यस क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि द होल अरेंजमेंट इन द एयर द ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम, इसका ऑप्टिकल पावर बताओ। तो इसका पावर अलग से निकाल लो, इसका पावर अलग से निकाल लो, इसका पावर अलग से निकाल लो, तीनों फोकल निकाल लो, तीनों का अलग अलग। तो नेट एफ क्या आएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। और एक बार फोकल लेंथ आ गया सिस्टम का, तो इसको मीटर में रख दोगे तो यही इसका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। अब F1 निकालना है, तो देखो इसमें कौन लेंस है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये और एक लेंस ये है बीच वाला। तो लेंस इस तरीके से, ये वाला लेंस ऐसा है, इस तरीके से। याद करो इस लेंस का मैंने फोकल लेंथ की एक फॉर्मूला लिखवाई थी, 1/f इज इक्वल टू ये म्यू - 1/r होता है, 2 म्यू - 1/r होता है। अगर ऐसा लेंस हो तो, ऐसा लेंस हो तो फोकल लेंथ 2 म्यू माइनस, याद करो ऐसा आता है, तो हो गया 2। और म्यू किसके बराबर है, ये वाला लेंस कौन सा है, ये ग्लास है 3/2 है, ये 3/2 का ग्लास है, ये दोनों यहाँ लिखोगे क्या 3/2 - 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, नहीं जरूरत ही नहीं, तो लिखा ही हुआ है द टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर फोकल है, इससे आर आ जाएगा, आर ये आर आ जाएगा। और कितने का फोकल लेंथ का है 10 सेंटीमीटर का। तो तुम्हें पता है ये 10 रखोगे तो ये ट्वाइस यहाँ से हटाना पड़ेगा, पता है क्यों, याद करो मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो अगर ऐसा होगा तो इसका फोकल लेंथ पता है कितना होगा 2f, करवाया था याद करो 2f। मतलब अगर इसका f है तो इसका फोकल लेंथ f/2 आएगा, f/2। यस कुछ याद आ रहा है ऐसा, तो इसी कॉन्सेप्ट का हेल्प लो यहाँ पे यस समझ में आ जाएगा। Yes, sir. देखो तो इसका फोकल लेंथ f/2, तो इसका उन्होंने फोकल लेंथ दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा 10/2 मतलब 5/2 होगा। तो 1/f/2 मतलब 5, f/2 5 आ जाएगा क्योंकि 10 है, इक्वल्स टू ट्वाइस म्यू कितना दिया गया 3/2 - 1/r, ये बन जाएगा। यहाँ से r निकाल लो तो r कितना आएगा 2 × 1 = 2,
2 से 2 कटेगा, r की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब तुम्हें इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा, इट इज 1/f1 बराबर ये ट्वाइस ऑफ अगेन म्यू माइनस 1/r बनेगा। तो ट्वाइस म्यू कितना है 4/3 माइनस 1/r कितना है 5 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये r 5 है ना, 5 है। तो म्यू कितना है इसका वाटर का 4/3, तो 3 एक कम 3, 1/3 बनेगा, हो जाएगी तुम्हारी कितनी। तो इससे 1/f1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी, ट्वाइस अपॉन 15, ये बन जाएगा। अब हमें इस सिस्टम का नेट पावर लिखना पड़ेगा। तो नेट पावर इक्वल्स टू 1/f बराबर 1/f1। इसका फोकल लेंथ 10 दिया गया, इसका भी 10, देखो 10 दिया गया, 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसको लिखोगे 1/10 प्लस 1/10। बट ये तो कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है, ये कॉन्वेक्स लेंस का पार्ट है, लेकिन एक कॉनकेव है, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। मतलब इसको लिखना पड़ेगा -2/15 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉनकेव है तो इसका नेगेटिव लिखोगे, कॉन्वेक्स है ये और ये, तो प्लस प्लस लिखोगे। अब ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये बता सकते कितना आएगा डिवाइड के फॉर्म में। 3 से डिवाइड, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ पाएगा, 3 यहाँ पाएगा, 3 3 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, 6 में से 4 गया, 2/15 आएगा। इसी को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पावर, नहीं सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो इससे फोकल लेंथ क्या आ गया कैपिटल F 15/2 आ गया, किसमें सेंटीमीटर में। तो मीटर में क्या आएगा, ये मीटर में आएगा, 100 से डिवाइड कर दो। अब पावर क्या होता है 1/F, तो ये आ जाएगा 200/15। ये कितना है बता सकते हो, ये कितना आएगा, F से 1/F 2/30 होगा ना, ये क्या आएगा 2/30 आएगा। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो 0.15। तो पावर क्या होता है 1/F, और ये अगर मीटर में होगा तो डायोमीटर में आएगा, तो आएगा 100/15। ये कितना आएगा 15 × 90, ये पार्ट ए बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगा, नहीं समझ आ रहा है क्या। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया सर। 84, और इसके बाद डिस्पर्सन में भी तुमको पूछो, अरे खत्म हो जाएगा, बस वेट करो थोड़ा सा, नहीं असंभव। 84 बता रहा, करिएगा जरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस व्हेन सिल्वर्ड एट अ प्लेन सरफेस, कल बताएंगे।